हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 11th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसका शीर्षक है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। उसमें हमने किस देश से रिलेटेड ये चैप्टर है, जैसे कि यूरोप, मेनली इसमें इटली, क्योंकि रेनेसां की शुरुआत वहीं से मानी गई है। तो रेनेसां का मीनिंग और इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो हम उस फर्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब जैसे कि मानवतावाद का विकास हुआ है इस टाइम में, इसमें आगे जो और कलाकारों ने अपनी कला और यथार्थवाद से संबंध किया है उसके बारे में अब हम जानेंगे। अब जो है क्या है, लोगों के विचार को आकार देने में मानवतावादियों की औपचारिक शिक्षा ही नहीं, कला, वास्तुकला और ग्रंथों ने भी प्रभावी भूमिका निभाई है। पहले के कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों के अध्ययन से नए कलाकारों को प्रेरणा मिलती है। 1416 में दोनों तल्लों ने क्या किया, सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा कायम की है। नरकंकालों का अध्ययन करने के लिए कलाकार आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशाला में गए हैं। बेल्जियम मूल के आंद्रेसियस वेसेलियस पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे। तो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के आधार पर मनुष्य के शरीर की चीरफाड़ की। इट मीन्स यहाँ पे मानवतावाद के साथ साथ जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो उभर रहा था और विज्ञान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी। अब रेखागणित के ज्ञान से चित्रकार अपने परिदर्शक को ठीक तरह से समझ सकता था और प्रकाश के बदलते गुणों का अध्ययन करके उनके चित्रों में त्रिआयामी रूप दे दिया। अब लेप चित्र के लिए तेल के माध्यम के रूप में प्रयोग ने चित्रों को पूर्व की तुलना में अधिक रंगीन और चटक बना दिया। इस तरह से शरीर विज्ञान, रेखागणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतालवी कला को नया रूप दिया, जिसे बाद में हम किसे कहते हैं, रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद का नाम दिया। किसका नाम दिया? यथार्थवाद का। बात करेंगे वास्तुकला की। तो वास्तुकला किस तरह की रही है? 15वीं शताब्दी में ही रोम जो नगर है वो भव्य रूप से कैसा हो गया था, पुनर्जीवित हो उठा था। पुरातत्वविद जो हैं उन्होंने रोम के अवशेषों का सावधानी से उनको उत्खनन किया और फिर वास्तुकला की एक नई शैली को प्रोत्साहित किया, जो वास्तव में रोम साम्राज्यकालीन शैली का पुनरुद्धार थी। रोम जो साम्राज्य है उस टाइम पे जैसे चरम पे थी, तो पतन के बाद जो भी उस टाइम पे शैली अपनाई गई है तो उसका पुनरुद्धार हुआ था और अब इसे शास्त्रीय शैली कहा जाने लगा था। पोप धनी व्यापारियों और विजात वर्ग के लोगों ने उन वास्तुविदों को अपने भवनों को बनाने के लिए नियुक्त किया जो शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित थे। चित्रकारों और शिल्पकारों ने भवनों को लेप चित्रों, मूर्तियों और उभरे चित्रों से भी सुसज्जित किया। माइकल एंजेलो बुआरोती, जिन्होंने पोप की सिस्टन चैपल की भीतरी छत में लेप चित्र द पाइटा नामक आकृति और सेंट पीटर गिरजे के गुंबद का डिज़ाइन बनाया और इसकी वजह से ही माइकल एंजेलो अमर हो गए। वास्तुकार फिलिप्पो ब्रुनलेसी, जिन्होंने फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का प्रतिरूप प्रस्तुत किया है और उसने अपना पेशा एक मूर्तिकार के रूप में ही शुरू किया था। तो ये है रही है वास्तुकला के क्षेत्र में भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है। अब मुद्रित पुस्तकें, कौन कौन सी पुस्तकें रही हैं इटली में, जिसके कारण जो है ये इतिहास में प्रसिद्ध रही हैं। तो इटली में जो लिखा गया वो विदेशों तक पहुंचा। ये सब 16वीं शताब्दी की क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी की वजह से ही हुआ है। इसका श्रेय यूरोपीय लोग किसको, चीनियों और मंगोल शासकों को दे सकते हैं, क्योंकि यूरोप के व्यापारी और राजनयिक मंगोल शासकों के राज दरबार में अपनी यात्राओं के दौरान ही इस तकनीक से परिचित हुए हैं। मीन्स जो ये लेखन कला है वो कहाँ से आई है? ये आई है मंगोल शासकों के राज दरबारों से। 1455 में जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग ने
अपने छापे खाने का निर्माण किया और उनकी कार्यशाला में बाइबल की 150 प्रतियां प्रकाशित हुई। और इससे पहले इतने ही समय में एक धर्म भिक्षु क्या कर सकता था, बाइबल की एक ही प्रति लिख पाता था। तो मुद्रित पुस्तकों का, जो छपी हुई पुस्तकें हैं, उनका क्या प्रभाव हुआ? एक तो इससे टाइम बचा, ठीक है, दूसरा ये अधिक पैमाने पर जनमानस तक पहुंच पाई और अब ज़्यादा क्या है, वर्कलोड भी नहीं रहा लिपिकों पर। तो जैसे कि केवल अध्यापकों के व्याख्यानों से बने नोट पे अब निर्भर नहीं रहना पड़ा छात्रों को। अब विचार, मत और जानकारी पहले से तेजी से विकसित हो गई। विचारों को बढ़ावा देने वाली एक मुद्रित पुस्तक कई सौ पाठकों के पास जल्दी से पहुंचने लगी। लोगों में पढ़ने की आदत का विकास हो गया और इटली की जो मानवतावादी संस्कृति है उसका आल्प्स पर्वत के पार बहुत तेजी से फैलने के कारण, मुख्य कारण क्या है, वहाँ पे छपी हुई पुस्तकें ही बताई गई हैं। अब मनुष्य की एक नई संकल्पना, तो इस तरह से एक नई जो संकल्पना है वो मनुष्य के अंदर बनी। तो मानवतावादी जो है संस्कृति की विशेषताओं को क्या मानते हैं, उनमें से कि मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होना, ठीक है। इटली के निवासी भौतिक संपत्ति, शक्ति और गौरव से बहुत ज्यादा आकृष्ट हुए थे और वेनिस ने मानवतावादी फ्रांसिस्को ने अपनी एक पुस्तिका में संपत्ति अधिग्रहण करने को एक विशेष गुण कहकर उसकी तारीफ भी की है। लोरेंजो वलावी ये मानते थे कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्णतः जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है और उन्होंने पुस्तक अपनी ऑन प्लेजर में भोग विलास पर लगाई गई ईसाई धर्म की निषेधाज्ञा की आलोचना भी की। इस समय लोगों में अच्छे व्यवहारों के प्रति दिलचस्पी थी। व्यक्ति को किस तरह विनम्रता से बोलना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए और एक सभ्य व्यक्ति इसमें कितनी दक्षता हासिल कर सकता है। मानवतावाद का यह मतलब था कि विशेष सत्ता और दौलत की होड़ को छोड़कर कई माध्यमों से अपने जीवन को वो बदल सकता था। अब महिलाओं की क्या आकांक्षाएं थी उस समय में? व्यक्तिगता और नागरिकता के नए विचारों से महिलाओं को दूर रखा गया। पुरुष प्रधान समाज में लड़कों को ही शिक्षा दी जाती थी और इसके बाद वे अपने खानदानी पेशे से जीवन की आम जिम्मेदारियों को उठा सकते थे। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सीमित थी। गरीब परिवार को चलाने के रूप में ही उन्हें, जैसे भारतीय समाज में क्या है, औरत को घर परिवार, तो उस टाइम पे वहाँ भी ऐसा ही चलन था। दहेज का प्रबंध नहीं हो पाता था तो शादीशुदा लड़कियों को ईसाई मठों में भिक्षुणी का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। विवाह में प्राप्त महिलाओं को जो दहेज मिलता था वो पुरुष अपने पारिवारिक कारोबारों में लगा देता था, लेकिन महिलाओं को ये हक नहीं था कि पति की कारोबार चलाने में कोई राय दे। कारोबारी मैत्री को सुदृढ़ करने के लिए दो परिवारों में आपस में विवाह संबंध होते थे। व्यापारी परिवारों में महिलाओं की स्थिति कुछ भिन्न थी। दुकानों को चलाने में प्राय उनकी सहायता करती थी। मतलब जैसे अपना जो प्राचीन भारत रहा है, भारत में भी क्या है, जैसे कि राज्य विस्तार के लिए, ठीक है, किस लिए? राज्य विस्तार के लिए पहले विवाह होते थे। तो उसी तरह का जो चलन है वो इटली में भी, जैसे कि कारोबारी मैत्री है उसको बढ़ाने के लिए परिवारों में आपस में विवाह होते थे। व्यापारी परिवारों में यदि व्यापारी की कम आयु में ही मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए बाध्य होती थी। अब ये रहा है आम जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति। कुछ प्रमुख महिलाएं रही हैं, तो जैसे कि इंडिया में भी रहा है वैसे ही वहाँ भी बहुत ही रचनात्मक रही हैं ये महिलाएं। तो उन्होंने किस तरह की जो है जीवन शैली अपनाई है, बौद्धिक रूप से बहुत ही रचनात्मक थी। वेनिस निवासी कसांद्रा फेदेल ने लिखा, यद्यपि महिलाओं को शिक्षा न तो पुरस्कार देती थी न ही सम्मान का आश्वासन, प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए थी, उसे ग्रहण करना चाहिए था। फेदेले का नाम यूनानी और लातीनी भाषा के विद्वानों के रूप में विख्यात था। उन्हें पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए निमंत्रित किया गया था। अब
जो मंटवा है वहाँ की मार्चिसा इजाबेला दे इस्ते, उन्होंने अपनी पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पे शासन किया। मंटवा एक छोटा सा राज्य था और तथापि उसका राज दरबार अपनी बौद्धिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था। महिलाओं की रचना में उन्होंने के ये मानना था कि उन्हें पुरुष समाज प्रधान में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वायत्ता, संपत्ति और शिक्षा मिलनी चाहिए। ये मीन्स यहाँ पे महिलाओं का जो स्थान है वो हर देश में लगभग सेम सा ही रहा है। मीन्स उनको कम सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। अब ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद भी हुए हैं। तो वाद विवाद किस तरह से हुए और किस कारण हुए? तो व्यापार और सरकार, सैनिक विजय और कूटनीतिक जो संपर्क है, इनके कारण इटली के नगरों और राज्य द्वारा दूसरे देशों के से संपर्क स्थापित हुए हैं। 15वीं और आरंभिक 16वीं शताब्दी में उत्तरी यूरोप में विश्वविद्यालयों में अनेक विद्वान मानवतावादी विचारों की ओर आकर्षित हो पाते हैं। मानवतावाद ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को भी आकर्षित किया है। ईसाइयों को अपने पुराने जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें बताए गए तरीकों से धर्म का पालन करने का आह्वान भी किया गया है। अनावश्यक जो कर्म कांड है उनको त्यागने की बात कही गई है और ये कह के निंदा की गई है कि एक सरल धर्म में बाद में जोड़ा गया है उन्हें। ये एक दूरवर्ती ईश्वर में मानते थे और मानते थे कि उन्हें मनुष्य ने बनाया है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आज़ादी भी दी है। वे कहते थे कि मनुष्य को अपनी खुशी इस विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए। अब जैसे अब भी हमारा ये कि जब वर्तमान है वही सब कुछ है, तो खुशी कहाँ मिलेगी? हमें वर्तमान में ही। अब ईसाई धर्म के नज़रिए में चेंजेस आए हैं। तो क्या चेंजेस आए हैं? जैसे कि ईसाई धर्म में मानवतावादी इंग्लैंड के टॉमस मोर, इंग्लैंड के हरेम्स इरेसमस जो वो हैं वो मानते थे कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था बन चुका है और लोगों से धन ठगने का सरल तरीका है पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज। एक दस्तावेज रहा है जहाँ पे लोगों से पाप स्वीकार करवाने के लिए मीन्स वहाँ पे जैसे कि भारत के कुछ ग्रंथ रहे हैं वहाँ भी लोगों को धार्मिक शिक्षा दी जाती। इसी तरह से इस पाप स्वीकारोक्ति जो दस्तावेज है इसके माध्यम से लोगों से पैसा ठगा जाता था। यूरोप के लगभग प्रत्येक भाग में राजाओं ने राजकार्य में चर्च की दखलंदाजी, किसानों ने चर्च द्वारा करों का विरोध भी किया है। मानवतावादियों ने समाज को सूचित किया कि न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर पादरियों का दावा जो कि कॉन्स्टेंटाइन के अनुदान के एक दस्तावेज से उत्पन्न होता है असली नहीं है, बल्कि प्रवर्ती काल से ही जालसाजी से ये तैयार किया गया है। मीन्स जो कॉन्स्टेंटाइन के जो अनुदान नामक एक दस्तावेज है ना, वो क्या मानते हैं कि ये जालसाजी से तैयार किया गया है। फिर इसके बाद चर्च में कुछ सुधार हुए हैं। इन सुधारों को ही प्रोटेस्टेंट सुधार नाम दिया गया है। जैसे कि 1517 में एक जर्मन भिक्षु रहा है, कौन? मार्टिन लूथर। उसने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा और इसके लिए दलील दी कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है। लूथर ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे ईश्वर में ही पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि केवल उनका ही विश्वास उन्हें एक सम्यक जीवन की ओर ले जा सकता है, उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद का नाम दिया। मीन्स कहाँ से चर्च की बजाय कहाँ विश्वास रखना है? केवल ईश्वर में ही। ईश्वर ही उन्हें कहाँ ले जा सकता है? सम्यक जीवन की ओर। जर्मनी और स्विट्जरलैंड में चर्च ने पोप और कैथोलिक चर्च से अपने संबंध समाप्त कर दिए। व्यापारियों से समर्थन से सुधारकों की लोकप्रियता शहरों से अधिक थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में कैथोलिक चर्च का। अब यूरोप में अनेक जो क्षेत्र हैं उनकी तरह फ्रांस में भी कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट लोगों को अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की छूट दी थी। इंग्लैंड के शासकों ने भी पोप से अपने संबंध तोड़ दिए और वो भी चर्च के प्रमुख बन गए। अब कैथोलिक सुधार क्या हुए हैं? चर्च ने स्वयं में सुधार करने आरंभ कर दिए। स्पेन और इटली में पादरियों ने
सादा जीवन और निर्धनों की सेवा पे भी जोर दे दिया। और इसके साथ साथ क्या हुआ है, स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोयोला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक एक संस्था बनाई। और उनके अनुयायी जो इस संस्था के जो भी अनुयायी बने, कौन सी सोसाइटी ऑफ जीसस, उन्हें जेसुइट कहा गया। उनका ध्येय क्या था? निर्धनों की सेवा करना, दूसरी संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को व्यापक बनाना। अब इसके बाद कौन सी क्रांति आती है? कोपरनिकसीय क्रांति। जैसे कि साइंस के क्षेत्र में भी प्रगति हो रही थी, तो ऐसी क्रांति है कोपरनिकस ने लाई थी। ईसाइयों की प्राचीन धारणा क्या थी कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है, पाप की अधिकता के कारण ही वह एक जगह रुकी हुई है, स्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर मानी गई है और चारों ओर उसके खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। यानी कि यहाँ किसको स्थिर बताया गया है? पृथ्वी को। वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस जो पुरानी धारणा है इसको बदल दिया। क्यों? क्योंकि कोपरनिकस ने यह घोषणा कर दी कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और उन्होंने अपनी पांडुलिपि द रेवोल्यूनिविस में भी ये बताया कि खगोल शास्त्री जोहानेस केपलर तथा गैलीलियो गैलीली ने भी अपने लेखों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया है। केपलर ने अपना ग्रंथ है कोस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, खगोलीय रहस्य में कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया और सिद्ध हो गया कि सारे ग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार रूप में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पे चक्कर लगाते हैं। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ द मोशन में भी गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि की है। विज्ञान के जगत में इस क्षेत्र में क्रांति ने न्यूटन के कौन से सिद्धांत को? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को बहुत सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। अब ब्रह्मांड का अध्ययन, तो ब्रह्मांड के अध्ययन के बारे में क्या हुआ? गैलीलियो ने एक बार ये बताया था कि जिस बाइबिल जिस स्वर्ग का मार्ग बताता है वह स्वर्ग किस प्रकार बनता है उसके बारे में कुछ नहीं बताता। विचारकों ने हमें बताया कि ज्ञान विश्वास से हटकर अवलोकन और प्रयोगों पर आधारित था। जैसे जैसे इन वैज्ञानिकों ने ज्ञान की खोज का रास्ता दिखाया, वैसे वैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रयोग और अन्वेषण खोज कार्य बहुत तेजी से हुए। और इसके साथ ही इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान से इस दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। इस प्रकार के विचारों और वैज्ञानिक संस्थाओं के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में एक नई वैज्ञानिक संस्कृति की स्थापना हुई। 1670 में कौन सी पेरिस अकादमी बनाई गई और 62 में वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए लंदन में गठित रॉयल सोसाइटी की गई। ठीक है। अब 14वीं सदी में क्या यूरोप में भी पुनर्जागरण हुआ था? जैसे कि अभी अभी हम बात कर रहे थे पुनर्जागरण की, कहाँ इसका ज्यादा असर हुआ है। अभी बात करेंगे यूरोप की। बर्कहार्ट ने 14वीं सदी के इस काल को पुनर्जागरण शब्द प्रयोग करते हैं। वो इंग्लैंड का पीटरबर्ग जैसे हाल के लेखकों का सुझाव कि बर्कहार्ट के विचार अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। बर्कहार्ट इस काल और इससे पहले के कालों में कुछ फर्क जो है उसको हम हमेशा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। उनका ये मानना था कि पुनर्जागरण गतिशीलता और कलात्मक जो सृजनशीलता का काल बताया है, उसके विपरीत मध्यकाल अंधकारमय काल था जिसमें किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ, जरूरत से ज्यादा सरलीकरण है। इटली में पुनर्जागरण से जुड़े अनेक तत्व 12वीं और 13वीं शताब्दी में भी पाए जा सकते हैं, जहाँ साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं के विचार पनपे हैं। यूरोपियों ने न केवल यूनानी और रोमवासियों से सीखा है बल्कि भारतीय, अरब, ईरान, मध्य एशिया और चीन से भी ज्ञान प्राप्त किया है। इस काल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उनमें धीरे धीरे निजी और सार्वजनिक दो अलग अलग क्षेत्र बनने लगे और सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य सरकार के कार्य क्षेत्र से और औपचारिक धर्म से संबंधित था। निजी क्षेत्र में परिवार और व्यक्ति का निजी धर्म था। एक कलाकार किसी संघ का सदस्य मात्र ही नहीं होता था बल्कि वह अपने हुनर के लिए भी जाना जाता था। इट मीन्स जो इस लेसन में हमने डिस्कस किया है कि इटली में पुनर्जागरण या यूरोप में पुनर्जागरण 15वीं शताब्दी में हुआ।
लेकिन ये नहीं कहेंगे कि एग्जैक्ट ये वही टाइम था, क्योंकि इसकी शुरुआत जैसे कि 12वीं और 13वीं सदी से शुरू हो गया था। और इन्होंने स्वयं वहाँ विकास नहीं किया, बल्कि उन्होंने यूनानी और रोम वासियों से भी सीखा। भारत, अरब, ईरान, मध्य एशिया और चीन से भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। मीन्स जो ज्ञान है उसका शेयरिंग होती रही है, और इस शेयरिंग के कारण ही विश्व के सभी देश जो हैं उन्नति के शिखर तक आज पहुंच पाए हैं। तो आज की वीडियो में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।